नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एक बिजनेस स्टडीज का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और कल हमने देखी थी एफडब्ल्यू टेलर की 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एफडब्ल्यू टेलर के ही द्वारा दी गई साइंटिफिक टेक्निक्स। और आज सबसे पहली साइंटिफिक टेक्निक हम देखते हैं जिसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। बच्चों, फंक्शनल फोरमैनशिप बताने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि साइंटिफिक टेक्निक और प्रिंसिपल्स दोनों में फर्क क्या है। तो प्रिंसिपल्स तो बच्चों कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, जबकि टेक्निक्स वो मेथड्स हैं, वेज हैं, टूल्स हैं जो उन गाइडलाइंस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में और वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करती है। तो सबसे पहले चलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप पे। ये फोरमैन वर्ड बच्चों आपने पहले भी पढ़ा है। जब मैंने आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए थे तो उसमें आपको यह बताया था कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो लोअर लेवल होता है उसकी पोजीशन होती है फोरमैन। अगर आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का वीडियो देखना है तो आपको यहां पर एक आइकन आ रहा होगा, उससे प्रेस कर दीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों, फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक में क्या होता है, ये टेक्निक फोकस करती है फोरमैन के ऊपर। फोरमैन मतलब एक लोअर लेवल मैनेजर जो डायरेक्टली वर्कर्स से, फैक्ट्री वर्कर्स से इंटरेक्ट करता है और उन्हें गाइड करता है कोई भी काम करवाने के लिए। अब बात यह है कि फोरमैन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे उसे वर्कर्स से डील करनी है, काम करवाना है, क्वालिटी का प्रोडक्शन करवाना है और उसी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी डिपेंड करेगी। अब बात यह है बच्चों कि एक फोरमैन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि उसे डायरेक्टली वर्कर्स से डील करना है। तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी लीडरशिप स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी मोटिवेशनल स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, उसके अंदर एक विजन होना चाहिए और भी बहुत सारी क्वालिटीज की जरूरत है। अब जो एफडब्ल्यू टेलर है उन्होंने ये नोटिस किया कि एक फोरमैन के अंदर सारी क्वालिटीज नहीं मिल पा रही। उन्होंने कई बार ट्राई किया कि भाई एक फोरमैन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज एक ही फोरमैन के अंदर मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी के अंदर लीडरशिप स्टाइल्स अच्छी है तो विजन उनका नहीं है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो उनकी लीडरशिप स्टाइल उतनी अच्छी नहीं है। तो कुछ ना कुछ कमी सब में आती। तो एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि जब एक फोरमैन में सारी क्वालिटीज नहीं मिल सकती तो क्यों ना अलग अलग फोरमैन अपॉइंट कर दिए जाए। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, क्यों ना अलग अलग फोरमैन अपॉइंट कर दिए जाए। तो उन्होंने हमारे दो टाइप के डिपार्टमेंट्स या दो टाइप के इंचार्जेस अपॉइंट किए। पहला था प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज, जिसको हम ऑपरेशनल इंचार्जेस भी बोल सकते हैं। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर में चार प्लानिंग इंचार्ज अपॉइंट किए इन्होंने और 4 प्रोडक्शन इंचार्ज भी अपॉइंट किए। तो अब मैं ये बात बताता हूं कि जब इन्होंने इस तरह से 4 प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज करके टोटल 8 फोरमैन अपॉइंट किए, यानी सबको एक पर्टिकुलर काम दे दिया कि आपका काम ये है, आपका काम ये है। तो यानी ये टेक्निक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये टेक्निक बेस्ड है हमारे प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर। इस टेक्निक का जो बेस है हमारा वो है डिवीजन ऑफ वर्क। बट क्या लगता है आपको, अगर एक वर्कर को 8 फोरमैन एक वर्कर के ऊपर है, उसे सबसे इंस्ट्रक्शन लेने पड़े अगर, तो हो क्या रहा है? यहां पे एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट भी होता है, वो होता है यूनिटी ऑफ कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आना पॉसिबल है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जो यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करती है, या कौन सी ऐसी टेक्निक है जो डिवीजन ऑफ वर्क पे बेस्ड है। तो वो फंक्शनल फोरमैनशिप ही है। तो अब देखते हैं इसको सीक्वेंशियली कि क्या हो रहा है। यहाँ पे 4 टाइप के प्लानिंग इंचार्जेस हैं और 4 टाइप के प्रोडक्शन इंचार्जेस हैं, और मैं एक एक के काम बताता हूं। प्लानिंग इंचार्ज में पहला आता है रूट क्लर्क। तो रूट क्लर्क का क्या काम होता है? इस फोरमैन का यह काम होता है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डिसाइड करे कि काम को किस तरह से करना है, एक ऑर्डर तैयार करे कि इस तरह से हम काम को करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है वो क्या करेगा? वो काम को करने के जनरल इंस्ट्रक्शंस रेडी रखेगा कि यानी काम को इस तरह से हम लोग करेंगे, और ये जो कोई किस तरह से एक वर्कर को काम करना है और क्या काम उसे नहीं करना, वो सब इंस्ट्रक्शंस जो तैयार रखेगा वो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। थर्ड हमारे पास आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का जो काम होता है वो एंश्योर करना होता है कि कितने टाइम में काम हो जाए और कितने कॉस्ट में काम हो जाए। तो बेसिकली एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेगा और स्टैंडर्ड टाइम भी सेट करेगा कि कितना टाइम हमें काम करने में लगना चाहिए। और उसके बाद एक आता है हमारा
डिसिप्लिनेरियन, जो ऑर्डरली और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो जाए काम का, उसको इंश्योर करने का काम करेगा। देन ये तो हो गए हमारे बच्चों 4 प्लानिंग इंचार्जेस। अब आते हैं 4 प्रोडक्शन इंचार्ज। 4 प्रोडक्शन इंचार्ज में पहला प्रोडक्शन इंचार्ज है जिसका नाम है गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या होगा? गैंग बॉस का काम ये होगा कि टूल्स, नेसेसरी इक्विपमेंट्स, मशीन्स वगैरह सब कुछ अरेंज करे, उन्हें वर्किंग कंडीशन में रखे, ताकि जैसे ही हो प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके, प्रोडक्शन में किसी भी टाइप की डिले ना हो। फिर हमारे पास आता है रिपेयर्स बॉस। रिपेयर्स बॉस का काम ये होता है कि अगर टूल्स वगैरह खराब हो जाती, मशीन्स वगैरह खराब हो जाती है, तो उन्हें वापस प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में लेके आए और क्या बोलते हैं, काम को हमारे वापस सही से टाइम पे शुरू करवा दे। ये काम होता है रिपेयर्स बॉस का। फिर हमारे सामने है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस ये इंश्योर करता है कि वर्क अपना टाइम पे कंप्लीट हो जाए। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने जो डिसाइड किया है टाइम तो और कॉस्ट, ये स्पीड बॉस वही डिसाइड करता है कि उस टाइम के अंदर अंदर हमारा वर्क कंप्लीट हो जाए। बेसिकली ये एग्जीक्यूशन इंचार्जेस हैं। और फिर आता है हमारा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जो है ये फोरमैन इंश्योर करता है कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा जो आउटपुट है वो सही क्वालिटी का है। सही क्वालिटी का इंश्योर करना ये काम होता है इंस्पेक्टर का। तो बेसिकली इसमें इस फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक में हमारे 8 फोरमैन हुए और 4 प्लानिंग इंचार्जेस, 4 प्रोडक्शन इंचार्जेस। और इस तरह से अगर एक फोरमैन में सारी क्वालिटीज नहीं मिलेगी तो 8 फोरमैन में तो काफी क्वालिटीज मिलेगी और हमारा जो वर्क है वो ढंग से हो पाएगा। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये सेकंड टेक्निक ऑफ एफडब्ल्यू टेलर है। अब इसमें स्टैंडर्डाइजेशन क्या है और सिंप्लीफिकेशन क्या है, पहले इसको जानते हैं। देखो बच्चों, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स। अब मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स मतलब आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के स्टैंडर्ड्स बनाने, यानी आपको स्टैंडर्ड बनाने हैं कि क्या साइज बनाएंगे हम प्रोडक्ट की, क्या उसका टाइप होगा, क्या नेचर होगा, क्या उसका मेजर होगा। इस तरह से क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं, प्लस उसकी क्वालिटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स भी हम लोग बना सकते हैं। और स्टैंडर्ड हर चीज के, राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल टू द मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी हमने टूल सेलेक्ट किए, मशीन सेलेक्ट किए, उसके भी स्टैंडर्ड होने चाहिए कि किस स्टैंडर्ड की हम मशीन यूज करने वाले हैं, टूल्स यूज करने वाले हैं, इक्विपमेंट्स यूज करने वाले हैं और किस तरह से हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, उसके सब चीजों के स्टैंडर्ड होंगे। क्या प्रोडक्ट बनेगा उसके भी स्टैंडर्ड होंगे। इसीलिए मैंने यहां लिखा है मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एज वेल एज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन एंड मशीन, यानी लेबर के काम करने के भी स्टैंडर्ड्स बनेंगे और मशीन के भी स्टैंडर्ड्स हमारे बनेंगे। अब बच्चों ये स्टैंडर्ड्स कैसे सेट किए जाते हैं? तो बच्चों स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हम जो अदर साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, जैसे वर्क स्टडी के अंदर मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, अगर हम बात करें फैटिग स्टडी, ये सब यूज कर सकते हैं। या फिर हम मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जैसे कैजन, सिक्स सिग्मा, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, ये सब यूज करके हम स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं। अब हम चलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की तरफ। सिंप्लीफिकेशन को एक कहानी से समझते हैं। सपोज आपका एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन से ही लेते हैं, एक मिठाई की दुकान है। अब उस मिठाई की दुकान में एक पर्टिकुलर मिठाई, जैसे हम बात करते हैं सपोज उसकी काजू कतली, उस मिठाई की दुकान की काजू कतली बहुत फेमस है। अब अगर उसकी काजू कतली बहुत ज्यादा फेमस है और बाकी मिठाइयां उसकी उतनी ज्यादा बिकती भी नहीं, उतनी ज्यादा फेमस नहीं है और उनमें थोड़ा लॉस ही होता है, जबकि काजू कतली उस मिठाई की दुकान की ऐसी मिठाई है जो पूरा शहर खरीदने आता है, यहां तक बाहर से भी डिमांड आती है। तो उससे क्या करना चाहिए, जब ये काजू कतली प्रॉफिटेबल है और बाकी मिठाइयां उसकी नॉन प्रॉफिटेबल है, जबकि वो एफर्ट्स उन मिठाइयों में भी लगा रहा है, तो उससे क्या करना चाहिए, उससे एक टेक्निक यूज करना चाहिए जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है, जो आपके अननेसेसरी प्रोडक्ट लाइन है, रिमूव देम। जो आपकी नॉन प्रॉफिटेबल, अननेसेसरी, वेस्टफुल प्रोडक्ट लाइन है, जिनमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उनका प्रोडक्शन स्टॉप कर दो, उन्हें एलिमिनेट कर दो और अपने जो भी टाइम, एफर्ट्स, कॉस्ट सब उस चीज को बनाने में लगाओ जो चीज तुम्हारी प्रॉफिटेबल है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी एफिशिएंसी सही जगह यूज होगी और आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये जो चीज होती है, ये होती है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब बात ये है कि ये जो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन है, ये काम क्या आता है? तो बच्चों जब स्टैंडर्ड सेट होंगे तभी हम लोग सही से अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमने वाकई क्या अचीव किया है और क्या नहीं किया। जो हमारी कंट्रोलिंग जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो बिना स्टैंडर्ड्स के परफॉर्म हो ही नहीं सकता। और
ये भी पता चल जाएगा कि हमारे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट क्या है और हम अपना जो एफर्ट्स है वो गलत जगह वेस्ट नहीं करके सही जगह अपने एफर्ट्स लगाएंगे, सही प्रोडक्ट को बनाने में अपने एफर्ट्स लगाएंगे, तो वहां ये टेक्निक काम आती है जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बच्चों अब हम देखते हैं साइंटिफिक टेक्निक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम समझना है तो एक कहानी से समझते हैं। सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब हर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 3 टाइप के वर्कर्स होते हैं। 3 टाइप के कौन से वर्कर्स होते हैं? एक होते हैं एवरेज वर्कर्स, यानी जो हमने गिवन टाइम में जितना काम दे रखा है वो उतना काम कर लेते हैं, मतलब हमने जो टाइम सेट कर रखा है, जो काम सेट कर रखा है वो उतना कर लेते हैं, उतने टारगेट्स अचीव कर लेते हैं। फिर एक होते हैं एफिशिएंट वर्कर्स। एफिशिएंट वर्कर्स का मतलब क्या होता है कि हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर काम करते हैं, यानी हमने जो टाइम सेट कर रखा है कि भाई सपोज 1 घंटे में इतने यूनिट बना रहे हैं तो उससे ज्यादा यूनिट बनाकर दिखाते हैं, वो होते हैं एफिशिएंट वर्कर। और तीसरे टाइप के वर्कर्स होते हैं इनएफिशिएंट वर्कर्स। इनएफिशिएंट वर्कर्स क्या होते हैं कि भाई हमने जो टारगेट सेट कर रखा है उसमें वो टारगेट, जो हमने टाइम सेट कर रखा है उसमें वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते, यानी बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस लेवल डाउन होती है। तो ये 3 टाइप के वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। अब क्या लगता है आपको कि जो तीनों टाइप के वर्कर्स हैं इनको सेम पे वेज रेट से सैलरी मिलनी चाहिए, सेम वेज रेट से इनको पेमेंट मिलनी चाहिए? नहीं। अगर तीनों को सेम वेज रेट से पेमेंट मिलेगी तो हमने इनएफिशिएंट और एफिशिएंट में डिफरेंशिएशन कहां किया? एफिशिएंट वाला क्यों एफिशिएंसी से काम करेगा जब तुम इनएफिशिएंट को भी उसी वेज रेट से पेमेंट दे रहे हो? अब ध्यान से सुनना और समझना एक एग्जांपल से। जैसे ये एवरेज वर्कर है, तो एवरेज हमने जो टाइम सेट किया था वो था 1 मंथ, और 1 मंथ के अंदर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे, और पर यूनिट हम जो पेमेंट देते हैं वो 100 यूनिट्स के हिसाब से पर यूनिट हम 5 रुपीज देते हैं। तो कितना मिला इसको मिले 500 रुपए पेमेंट। इसको कितने मिले? 500 रुपीज का पेमेंट मिला। अब इस टारगेट में अब देखते हैं हम लोग एफिशिएंट वर्कर ने क्या किया। उसने 1 मंथ के अंदर उसने सपोज 150 यूनिट्स बना लिए। उसने कितने बना लिए? 150 यूनिट्स। और जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो 1 मंथ के अंदर हमारे सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट्स ही बना पाया। अब आपको समझ में आ रहा है दो तीनों में क्या डिफरेंस हुआ? अब हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंट वर्कर जो है उसको 150 यूनिट्स पे पेमेंट 5 रुपी पर यूनिट के हिसाब से नहीं करेंगे, उसकी वेज रेट हम बढ़ाएंगे। उसको हम करते हैं सपोज 150 इंटू 6, यानी उसको हम देते हैं 900 रुपीज। और अगर हम बात करें जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको भी एवरेज वेज रेट से पेमेंट नहीं करने वाले, उसको कम वेज रेट से करेंगे, यानी सपोज उनको देते हैं हम लोग 50 इंटू 4 रुपीज 200। अब अगर हम इन्हें इस तरह से पेमेंट करते हैं तो देखो आप क्या होता है। सपोज इसको हम 5 रुपी के हिसाब से पेमेंट करते हैं 150 इंटू 5, तो वो होता हमारा ₹750, जबकि अभी इन्हें कितना मिल रहा है 900, यानी इनका 150 रुपए का एक तरह का क्या हो गया रिवॉर्ड। और इन्हें अगर हम लोग 5 रुपी के हिसाब से पेमेंट करते तो इन्हें मिलता क्या, इन्हें मिलता 250, और अभी कितना मिल रहा है 200, यानी इनको हो गई एक तरह से 550 रुपीज की पेनल्टी। यानी इनएफिशिएंट वर्कर पे हमने पेनल्टी इंपोज करी है और एफिशिएंट वर्कर पे हमने रिवॉर्ड दिया है। इससे क्या होगा, जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो भी एफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी में आना चाहेगा, ये एवरेज वर्कर भी एफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी में आना चाहेगा, और जो एफिशिएंट वर्कर है वो और अच्छे से काम करेगा। बेसिकली इस जो टेक्निक है ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, इट इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक to motivate employees to perform a given task in an organization। यानी ये टेक्निक मोटिवेट करती है एम्प्लॉइज को कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है, और अगर वो काम ढंग से नहीं कर रहे तो पेनल्टीज भी इंपोज है। तो ये जो टेक्निक होती है ये होती है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब इनएफिशिएंट और एफिशिएंट वर्कर्स कहां से हमें वैसे पता चलते हैं, तो बात ये हम लोग टाइम स्टडी कंडक्ट करते हैं और टाइम स्टडी में हमें एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी के लिए टारगेट्स मिल जाते हैं, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम लोग मेंटल रेवोल्यूशन की तरफ।
ये एक और साइंटिफिक टेक्निक है मेंटल रेवोल्यूशन, जो मैंने आपको हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के टाइम भी बताई थी। मेंटल रेवोल्यूशन क्या है टेक्निक? ये वही है कि दो ग्रुप्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक मैनेजमेंट और एक वर्कर्स। और नॉर्मली क्या होता है, उन सबके मन में, उन दोनों ग्रुप्स के मन में एक दूसरे के प्रति फीलिंग ऑफ सस्पिशन रहती है, यानी संदेह रहता है, डाउट रहता है। वो दोनों एक दूसरे के बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। ऐसा नेचुरल है। जो वर्कर्स है उन्हें लगेगा कि भाई हमें पैसा कम मिल रहा है, हमसे काम ज्यादा करवाया जा रहा है, और मैनेजमेंट है वो कह रहे हैं कि भाई ये जो वर्कर्स हैं ये हमारे मक्कारी कर रहे हैं, इनसे काम होता नहीं और पैसा ज्यादा ले रहे हैं। तो इस तरह से नेगेटिव फीलिंग एक दूसरे के प्रति होना नेचुरल है। अब अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या होता है, भाई काम ढंग से नहीं होगा, वर्कर्स भी अपने मन से काम नहीं करेंगे, 100% नहीं देंगे, और हो सकता है कि भाई थोड़ा टूल्स इक्विपमेंट्स को यूज करने में भी लापरवाही करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान हो सकता है, उनका खुद का भी नुकसान हो सकता है, और जो मैनेजमेंट है उनको भी ढंग से प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर हम लोग क्या करते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन टेक्निक अपनाते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन टेक्निक के थ्रू दोनों पार्टीज में पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करते हैं कि नहीं, जो भी किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के बेनिफिट में है, और वर्कर्स अपनी तरफ से ये इंश्योर करवाएं कि हम जो भी कर रहे हैं हम मैनेजमेंट के बेनिफिट में कर रहे हैं, और हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो। तो ये जो चीज है, ये टेक्निक होती है मेंटल रेवोल्यूशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेंगे। कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट वर्कर्स को कुछ इंसेंटिव्स दे सकता है, और वर्कर्स भी अनरीजनेबल स्ट्राइक वगैरह की डिमांड नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बच्चों ये जो थी, ये हमने आज पढ़ी 4 साइंटिफिक टेक्निक्स: फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम और मेंटल रेवोल्यूशन। हम कल पढ़ेंगे वर्क स्टडी, जिसके अंदर 4 टाइप की स्टडीज आएंगी: टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी और फैटिग स्टडी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।